मैं मनीषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम साल भर में 50% का प्रॉफिट जनरेट कर रही हूँ और करती हूँ। मैं आपको उसके लाइव एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ये बात, तो आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं की थी और एक पर्सन ने कहा था हाउ इट इज पॉसिबल कि आप साल भर में 50% का प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो उस वक्त मेरे पास रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन आज मैं अपने 3-4 रियल टाइम एग्जाम्पल से साथ हूँ कि जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं मिनिमम मेरे जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसमें मैं हर 2 साल में अपना पैसा डबल करती हूँ, हर 2 साल में अपनी कैपिटल डबल करती हूँ और मिनिमम 50% का प्रॉफिट, मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 50% का प्रॉफिट मैं साल भर में अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट पे लेती ही लेती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी आज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा मैंने हार्डली 3 मंथ्स, तो मैं ज्यादा बता रही हूँ आपको, टेक महिंद्रा का शेयर मैंने हार्डली अभी 2 महीने पहले लिया था, तो इसको मैं एक एवरेज 3 महीने पहले का शेयर मान के चल रही हूँ कि टेक महिंद्रा में मैंने 3 महीने पहले एंट्री की थी। जो भी मेरे एनालिसिस के क्राइटेरिया हैं उन सारे एनालिसिस के क्राइटेरिया पे उस वक्त टेक महिंद्रा एकदम परफेक्ट फिट हो रहा था और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इसकी कंपनी ज्यादा थी। मतलब ये कंपनी का काम 5G पे ज्यादा है, 5G 4G का काम कर रही है ये यूरोपियन देशों में, और जो वहां पे इनका काम बेसिकली ये कर रही है। तो इसलिए आईटी सेक्टर में तो मैं बेयरिश थी अभी कि मुझे लग रहा था कि आईटी सेक्टर में तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, लेकिन हाँ ये वाला सेक्टर जो 5G 4G टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें देख के मैंने टेक महिंद्रा में एंट्री की थी कि इनका बिजनेस मॉडल ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा आईटी सेक्टर के चीजें हर्ट होने से। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि ये जो डॉलर का रेट गिरता चला जाएगा ये इतनी इतनी जोर से गिरेगा और आगे तो ये और गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है ना कि जितनी भी आईटी कंपनीज जिनका विदेशों से ज्यादा बिजनेस है ना, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है कि ये कंपनी विदेशों से ज्यादा बिजनेस करती है, तो चाहे जितना भी बिजनेस इनका ग्रो कर जाए, सपोज डॉलर जिस जिस इस वक्त क्या हो रहा है, डॉलर जिस प्रपोर्शन में गिर रहा है, मतलब कि रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि एफआईआईज विदेशों से बाहर से बहुत पैसा इंडिया में आ रहा है, वो इंडियन रुपी की डिमांड कर रहे हैं, तो जिस भी चीज की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, है ना, तो इसलिए रुपया मजबूत हो रहा है इन दिनों में। तो ये जो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जिनका सारा नेट प्रॉफिट डॉलर में होता है, अगर कोई यूरोप में काम कर रही है या अमेरिका में काम कर रही है तो इनको होने वाले प्रॉफिट्स इनको डॉलर में मिलते हैं, तो वो डॉलर वहां से लेके जब इंडिया में आके उसको रुपी में कन्वर्ट कराएंगे तो अब उनको उस पहले के कंपैरिजन में रुपी कम हाथ आएगा, कम मिलेगा, है ना, क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर की रेट गिर रही है। इसी वजह से टेक महिंद्रा के प्रॉफिट्स में भी फॉल होने की मुझे उम्मीद थी, और खास करके जब टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स उतने उम्मीद से कम आए थे, नेगेटिव आए थे या इनके प्रॉफिट्स में फॉल था, वही डॉलर वाली चीज आपको बता रही हूँ जिस वजह से प्रॉफिट्स में फॉल था, तो इसी वजह से मुझे टेक महिंद्रा के प्रॉफिट्स में भी फॉल होने की हल्की सी गुंजाइश थी। और इसके रिजल्ट से तुरंत पहले जिस तरह का गंदा ऑपरेटर प्लेस में हुआ था ना, तो मैं और श्योर हो गई थी। तो 1250 का इस शेयर ने हाई दिया था, मैं उस दिन इसका प्राइस देख नहीं पाई थी, बाकी हाँ जब नेक्स्ट डे मैंने इसका प्राइस देखा तो ये 1200 कहीं पे ट्रेड कर रहा था और मुझे लगा था कि अब ये शेयर में एक गंदा फॉल आने वाला है, तो इसीलिए 1200 रुपए पे टेक महिंद्रा पे मैंने अपना शेयर से प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट जो इसमें मेरी एंट्री थी ना वो 1050 के आसपास की मेरी एंट्री थी, तो 1050 से लेके और 1200 रुपए का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है ऑलमोस्ट 2 से, तो मोटा मोटा काउंट करूँ ना तो ये मेरा लगभग 12.5% का रिटर्न आता है। ऑलमोस्ट एक रफ फिगर बता रही हूँ, 12.5% का रिटर्न आता है केवल 3 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपको कहती हूँ कि मैं देखो अगर 3 मंथ्स में मैं 12.5% कर रही हूँ तो ये 6 मंथ्स में हो गया 25% और 1 साल में हो गया 50% का रिटर्न। तो इस तरह से जहां यहां जो मैंने कैपिटल लगाया अपना वो मेरा 1 साल में लगभग 50% का रिटर्न दे रहा है। ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, हार्डली 5-7 दिन पहले की बात है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूंगी गोदावरी पावर की, मेरी प्रॉफिट बुकिंग। गोदावरी पावर
इंडिया लिमिटेड, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। ये कंपनी आयरन पैलेट्स बनाती है। आयरन पैलेट्स मतलब जो आयरन ओर होता है उसको थोड़ा सा रिफाइन करके, क्योंकि हमारे पास उतनी ज्यादा अभी उतनी ज्यादा हायर एंड टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाई ग्रेड स्टील या इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां हाई ग्रेड स्टील बना पाए। उसके लिए अपने पास केवल जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह की जो बड़े जाइंट्स हैं वही काम करते हैं। लेकिन इस तरह की जो छोटी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, आयरन ओर को निकाल के और उसको छोटे छोटे आयरन पैलेट से आयरन रॉड्स बना के और उसको विदेशों में, चाइना को खास करके, जीपीआईएल और श्याम मेटालिक्स दो कंपनी है जो चाइना को एक्सपोर्ट कर देती हैं। बहुत ही लो ग्रेड टाइप का आयरन होता है और वही आयरन से चाइना बहुत हाई ग्रेड स्टील बना के इंडिया में वापस डंप करता है। एनीवेज वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बात कर रही हूँ जीपीआईएल पे। तो जीपीआईएल को के 27 जुलाई को रिजल्ट्स थे, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड, जीपीआईएल में गेम हुआ था ना, मैंने इस शेयर में हार्डली 2-3 महीने पहले इस शेयर में मैंने 380 पे एंट्री की थी और 380 पे एंट्री के बाद जितनी तेजी से ये शेयर ने 1-1.5 महीने में ग्रोथ की है ना, मुझे एक्सपेक्टेड था यहाँ कुछ ना कुछ गेम होने वाला है। वो मेरे अपने कैलकुलेशन और मेरी अपनी स्टडी और मेरे अपने न्यूज एनालिसिस रहते हैं जिनके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है किसी भी शेयर में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ जीपीआईएल में कुछ ना कुछ गेम तो होगा, लेकिन जितनी तेजी से ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये शेयर ग्रोथ किया ना, तो उससे तो मुझे लग गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। और जिस दिन मैंने ये देखा ना कि 523 रुपए पे इसके जो प्रोमोटर ग्रुप है, जो इसका मालिक है, उसने अपने शेयर बेचे थे, तब तो मैं श्योर हो गई थी कि अब इस कंपनी में एक ऑपरेटर प्ले बाकी है और ये ऑपरेटर प्ले इस शेयर को, चाहे इसके जैसे भी रिजल्ट्स हो, रिजल्ट्स तो मुझे पता था कि थोड़े कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आने वाले। ठीक है, इस कंपनी को थोड़ा सा इस क्वार्टर में नुकसान भी हुआ है हल्का सा। जो ये 3.27 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था जो इनका लास्ट क्वार्टर में, उससे इनका जो प्रॉफिट है वो 2.31 बिलियन रुपीस रह गया है। तो प्रॉफिट्स इनके फॉल हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जब इसके प्रमोटर ने स्टेक सेल किए और वो भी खास करके रिजल्ट से ठीक पहले, रिजल्ट से हार्डली 5-7-8-10 दिन पहले जब इसके प्रमोटर ने स्टेक सेल किए, तो वो एक बड़ी खतरे की घंटी थी और बड़ा, वो कहते हैं ना कि 10 दिन में पैसा डबल होने वाली चीज थी। तो मैं फिर 523 के बाद मैं फिर और रुकी रही। इस शेयर ने डराया बहुत था उस टाइम पे, लेकिन जब मैंने ये देखा ना अब यहाँ पे एक ऑपरेटर गेम होने वाला है, तो फिर मैं 580 के टारगेट्स के लिए रुकी थी कि 580 का टारगेट्स मेरे अपने कैलकुलेशन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें आने चाहिए। तो फाइनली 580 पे तो मैं एग्जिट नहीं कर पाई, 570 पे मैंने इसमें जीपीआईएल में एग्जिट किया था। तो आप देखो 380 रुपए पे एंट्री और 570 रुपए पे एग्जिट, मात्र 3 महीने भी शायद पूरे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये 2.5 से 3 महीने के बीच की मेरी एंट्री और एग्जिट है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न जनरेट किया है केवल 3 महीने में। गोदावरी पावर पे मैंने लास्ट 3 महीने में 33% का प्रॉफिट जनरेट किया है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ईयरली काउंट करूं तो ये एक साल में मेरा 120% के आसपास का प्रॉफिट होता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं जहां भी पैसा लगाती हूँ ना, मैं वहां कम से कम इतना लगाती हूँ कि यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो मेरा साल का 50% एटलीस्ट आना चाहिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो ये मेरी थी सेकंड बुकिंग गोदावरी पावर इंडिया लिमिटेड में, जो मैंने आपके सामने अभी मतलब बहुत सारे मेरे ग्रुप पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने एंट्री कराई थी गोदावरी पावर में और खुद भी एंट्री की थी। और टेक महिंद्रा में भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं, उन्होंने टेक महिंद्रा में भी एंट्री की है। और उन्हीं लोगों को मैंने फिर 1200 पे प्रॉफिट बुक कराने के लिए भी मैसेज डाल दिया था, जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो ये मेरी लेटेस्ट 2 एंट्रीज थी और इसी के साथ मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी श्याम मेटालिक्स में। श्याम मेटालिक्स का भी सेम गोदावरी पावर जैसा हाल रहता है। 27 जुलाई को इसका भी रिजल्ट था, इसमें भी एक तगड़ा ऑपरेटर प्ले हुआ था। 300 रुपए से ये शेयर 400 रुपए केवल 15-20 दिन में हो गया था। तो मुझे पक्का पता था इसके प्रॉफिट्स फॉल होने वाले हैं और ये शेयर एकदम गंदा सा, मतलब गंदा सा एक ऑपरेटर प्ले चल रहा है बस। तो यहां से फिर मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड इसका ऑलमोस्ट 50% का फॉल है इसके प्रॉफिट्स में, श्याम मेटालिक्स में। मैं बहुत टाइम से श्याम मेटालिक्स में सिर्फ रुकने के लिए कह रही थी, ये नहीं कहा था कि बाइंग्स करना, क्योंकि ये गंदा ऑपरेटर प्ले वाले किसी भी स्क्रिप्ट में ना तो मैं खुद बाइंग करती हूँ, ना मैं किसी को भी बाइंग करने के लिए कहती हूँ। हाँ, लेकिन लॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए मैं रुकना जरूर जानती हूँ कि जब भी किसी भी शेयर में ऑपरेटर प्ले चल रहा है तो उसके वैलिड रीजंस निकालना। अगर देखो, मैं उसी में निकालूंगी जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का नाम मेरे सामने लेके आओगे
पाओगे, तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हाँ ऑपरेटर प्ले चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके जो लेवल्स है ना वो मैं नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि उसके लेवल्स निकालने के लिए बहुत बहुत अच्छी स्टडी चाहिए होती है। तो वो स्टडी मैं मेरे पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए करती हूँ, क्योंकि हाँ जो जिन शेयर्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ और उसमें अगर कोई ऑपरेटर प्ले आया है तो उस शेयर का जो वो टारगेट्स है ना वो मैं बहुत इजीली निकाल लेती हूँ कि हाँ ये शेयर इतने इतने रुपए का जंप तो देके जाएगा। तो श्याम मेटालिक्स में भी जो भी मेरे साथ में जिनको जो जो भी मेरे साथ में एंट्री की थी, जिन लोगों ने भी, उनको मैंने कह के रखा था कि 400 रुपए से ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। 410 के आसपास का, 410 और 420 के आसपास का इसमें मुझे टारगेट लग रहे थे। मैंने उनको पर्सनली मैसेज डाल दिए थे सबको कि ये शेयर 410, मतलब अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना, 370-80 से लेके मैं लगातार कह रही थी कि ये शेयर में और जंप आएगा। तो उन सब ने होल्ड करके रखा और उन सब ने फाइनली 400 के आसपास कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग की है। मैंने खुद 400 पे एग्जिट कर लिया था श्याम मेटालिक्स से, तो इसमें भी मेरा प्रॉफिट देख लो कितना मतलब अच्छा खासा ही है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरे सारे जो रिसेंटली मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। एचएएल का भी मैंने बता ही दिया, अभी हार्डली दो महीने 3 महीने पहले की एंट्री है, 1810-20 रुपए पे एंट्री है और आज वो शेयर 4000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में क्या हुआ है ना कि रिजल्ट से पहले एक ऑपरेटर प्ले हुआ है, जो बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाह रहे थे और मैं बार बार उनको मना कर रही थी कि अभी रुको देखने दो। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ऑपरेटर प्ले होता है ना तो वो देखना बहुत जरूरी होता है कि वो अच्छे रिजल्ट्स की वजह से है या वो खराब रिजल्ट्स की वजह से है। तो इसलिए ऑपरेटर प्ले के बाद में या तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्यों क्यों ये शेयर भाग रहा है या क्यों ये शेयर गिर रहा है। एनीवेज 300 रुपए के सपोर्ट के साथ में मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये 300 के आसपास ये शेयर कंसोलिडेट होना चाहिए। ये शेयर भी हार्डली मैंने 2-2.5 महीने पहले लिया हुआ है। ये जिस दिन भी चलेगा ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, अभी के रिजल्ट्स इसके थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशन है इसका। तो फ्रेंड्स जो भी मोटा मोटा मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी और रेणुका शुगर के बारे में देखा है ना, उसके बारे में एक छोटी छोटी मोटी मोटी एक वैसे आइडिया दे रही हूँ आपको। बलरामपुर चीनी अच्छा है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अच्छी खासी है और जून क्वार्टर में बलरामपुर चीनी में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। तो बलरामपुर चीनी अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आप निश्चिंत होके बेफिक्र होके इसको रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका भी जो टेक्निकल चार्ट है ना ये सेलिंग शो कर रहा है। अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनाने का मन बना रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये शेयर आपको एक करेक्शन शो करे। वहीं अगर मैं बात करूं त्रिवेणी इंजीनियरिंग, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो चार्ट है ना वो एक कंसोलिडेशन शो करा रहा है। अभी ये शेयर 300 के आसपास घूमेगा लगभग 1 महीना। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जितना नीचे पे मिले मैं और इसमें थोड़ा सा स्टेक बाय करके चलूंगी। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह का भी गन्ने की खेती यहाँ वेस्टर्न यूपी में इस वक्त हो रही है और गन्ने की फसल को बहुत कम नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, तो उसके चलते मुझे पर्सनली त्रिवेणी इंजीनियरिंग का फ्यूचर ज्यादा बेहतर लगता है किसी भी और शुगर सेक्टर की कंपनी के। मैं ये नहीं कह रही कि कोई और शुगर नहीं चलेगा। जब सेक्टर में चाल आती है तो अच्छे घोड़े भी चलते हैं, लंगड़े घोड़े भी चलते हैं, अरबी घोड़े तो फास्ट भागते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, लेकिन हाँ शुगर सेक्टर में चाल आएगी तो सारे शुगर सेक्टर की कंपनीज चलेंगी। लेकिन मैं तो फिर कंपनी फंडामेंटल चेक करने के बाद में जब त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मैंने पिक किया और अभी मैं रिसेंट ट्रिप पे गई भी थी तो मैंने देखा कि इधर का वेस्टर्न यूपी का गन्ना सब सही है। तो इसकी मिल को अच्छा खासा गन्ना मिल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। चीनी की कीमतों में आगे डे बाय डे तेजी ही आनी है। आगे फेस्टिव सीजन भी शुरू होने वाला है। चीनी की फसलें भी खराब हुई हैं। थाईलैंड चीनी का एक बड़ा एक्सपोर्टर है जिसकी एल नीनो की वजह से जिसकी चीनी की फसल खराब हो गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। और उसी तरह से लेकिन इस यहाँ का जो किसान है वेस्टर्न यूपी का, उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एज उसको भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हुआ, बट एज कंपेयर टू अदर रीजन्स इन इंडिया, खास करके जो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र की चीनी मिल्स हैं उनको गन्ना किसान है उनको ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसके चलते मुझे थोड़ा सा त्रिवेणी शुगर बेटर प्राइस लग रहा है। मतलब देखो बलरामपुर चीनी 400 रुपए का है, त्रिवेणी शुगर 300 रुपए का है और बलरामपुर चीनी का टेक्निकल चार्ट इस वक्त ओवरबॉट जोन में है और मुझे वहां से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिवेणी शुगर यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए 300 की रेंज के आसपास। ये लगभग 1 महीना यहाँ 300 के आसपास सेटल होगा।
ठीक है, देखती हूँ इसमें नेक्स्ट एंट्री कब बनानी है कि नहीं बनानी है, 1 महीने बाद किस तरह के हालात रहते हैं। बाय द वे मैं इसमें नीचे पे इन्वेस्टेड हूँ, मैं आज भी इसमें प्रॉफिट्स पे बैठी हुई हूँ, और अगर नीचे का डिप आएगा तो मैं इसमें कोशिश करूंगी थोड़ा सा और स्टेक ऐड करके चलने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आगे चीनी मिल्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जिस तरह से चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन चीनी की मांग उतनी ही है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ना बीच के उसको बिचौलिए को होता है। तो चीनी मिल्स इस वक्त हम कंज्यूमर और किसान के बीच बिचौलिया का काम करती हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिचौलिए का ही होता है। जब भी किसी चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा मिल्स को होगा। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी मुझे त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अच्छे महसूस होते हैं, क्योंकि अब क्या होगा ना कि अब धीरे धीरे चीनी की डिमांड बढ़ेगी, तो इनके ये जो चीनी बेचेंगे ना वो पर केजी उसका रेट उनको ज्यादा मिलेगा। तो आई होप कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग के प्रॉफिट्स सितंबर क्वार्टर में कुछ अच्छे आने चाहिए पहले से, ठीक है। जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 7.5% से 7.77% हुए हैं इसमें म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। और प्रॉफिट्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। इसी वजह से ये शेयर फिर 300 के आसपास आके, मुझे लग भी रहा था कि ये शेयर एक बार 300 के आसपास आके सेटल जरूर होगा, चाहे ज्यादा प्रॉफिट्स भी आ जाए ना तो एक बार 300 की एंट्री जरूर देगा। लेकिन अब तो जो थोड़े से प्रॉफिट्स इसमें ज्यादा आए हैं ना, मतलब अगर ज्यादा प्रॉफिट्स आते ना तो ये शेयर फिर 320 325 पे टिका रहता, लेकिन प्रॉफिट्स थोड़े कम आए हैं, जितना उम्मीद थी उससे थोड़ा कम आए हैं। तो इसके चलते अब मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी शुगर अगले 1 महीने के आसपास यहाँ इस कंसोलिडेशन रेंज में रहना चाहिए। 300 मतलब प्लस माइनस 5 रुपीज, ये कभी 307 305 हो जाएगा, कभी ये 295 298 इस तरह की रेंज इसकी चलनी चाहिए। बाकी त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे मेरी नजर है, जिस दिन भी मुझे लगेगा तो मैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में एंट्री कर लूंगी। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि ये 15-20 दिन 1 महीना यहाँ शायद कंसोलिडेट करना चाहिए। ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, एक इंटरनेशनल न्यूज में देख रही थी, ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है कि चीनी जो शुगर है उसको डाइवर्ट कर रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन वो करेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। उनको चीनी और की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी हुई है, ये वो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब जो है ना वो अपना क्रूड ऑयल को $85 पर बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में दे रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में दे रहा है। वेस्टर्न सारी कंट्रीज रशिया से ऑयल ले नहीं रही है। रशिया से हमें ऑलरेडी सस्ता ऑयल मिल रहा है, वो 70 रुपए 72 रुपए 73 75 रुपए के आसपास मिल रहा है। मैं बताऊंगी, बीपीसीएल को अलग से पूरा कवर करूंगी मैं, ठीक है। तो जो ब्राजील की शुगर है, जो जो केवल एक देश जो है जो इंडिया को शुगर प्रोडक्शन में टक्कर देता है, तो ब्राजील की शुगर, ब्राजील में शुगर अच्छा प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो ज्यादातर शुगर इस वक्त एथेनॉल, ज्यादातर नहीं लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा इस वक्त एथेनॉल के डाइवर्जन में की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल जो नेट है ना वो अपने यहाँ जो है ना वो ऐसा ही रहेगा कि डिमांड तो है ज्यादा, प्रोडक्शन हुआ है कम, तो ओवरऑल प्रॉफिट्स में रहेंगी सारी मिल्स। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके अच्छे आने चाहिए। गन्ने की फसल अच्छी नहीं हुई है, ये किसानों के लिए बुरा है, बट चीनी मिल्स के लिए इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी त्रिवेणी शुगर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, अभी ये शेयर कंसोलिडेशन में है, डोंट वरी। जो भी त्रिवेणी शुगर में मेरे साथ मेरे प्राइसेस पे इन्वेस्टेड हैं, हम यहाँ से भी अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे। मैं किसी भी कंपनी में एंट्री करती हूँ ना, अपने प्रॉफिट का हिस्सा मैं वहां से जरूर लेके जाती हूँ, और वो मेरा हिस्सा जो रहता है ना वो मिनिमम 40% रहता है ईयरली। मिनिमम 40% का रिटर्न मैं जरूर किसी भी कंपनी से लेके जाती हूँ, और मैक्सिमम का तो कोई भरोसा नहीं, मैंने आपको दिखाई रखा है। एचएल पे मेरे प्रॉफिट्स का रेशो और जीपीआईएल पे मैंने 3 महीने में 33% कमाया है। तो ठीक है, तो जो भी मेरे शेयर्स में जो भी पर्सन इन्वेस्टेड रहते हैं ना, वो आराम से अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं, आराम से अपना घर का काम कर सकते हैं, क्योंकि रातों की नींद जगने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं जिन भी शेयर्स में एंटर्ड रहती हूँ ना, उन शेयर्स से रिलेटेड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिसर्च मेरा ऑल द टाइम जारी रहता है। मैं उससे रिलेटेड एक भी न्यूज को अपनी आंखों से जाने नहीं देती, ठीक है। बाकी आप अगर बलरामपुर चीनी में हैं, बलरामपुर चीनी में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, टेक्निकल चार्ट थोड़ा नेगेटिव है। रेणुका शुगर को एक जैसे ही मैंने थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश की थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कंपनी इज नॉट एट ऑल गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई इसमें
ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप देख सकते हैं। बाकी मुझे इसके फंडामेंटल्स देख के उतना कुछ खास नहीं लगा। बाकी हाँ, मैंने एक बहुत ही ऊपरी ऊपरी नजर से देखा था रेणुका शुगर को, और उतना ऊपरी देखने से मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये शेयर पोर्टफोलियो में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक वाइक कर दिया करो यार, ये मतलब आपको करना चाहिए आई थिंक।